चलिए ध्यान दीजिएगा आप लोग। चैप्टर है लेखांकन अनुपात। तो यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की अगर हम लोग बात करें कि सबसे पहला क्वेश्चन है तरलता अनुपात उत्तम माना जाता है। कौन सा तरलता अनुपात उत्तम माना जाता है? 1:1 का। ठीक है, 1:1 मतलब बता के भाई देखो जो रेशियो होनी चाहिए वो इक्वल होना चाहिए, यानी एसेक्स और लायबिलिटीज बराबर ही होना चाहिए। ठीक है ना। चालू अनुपात एक आदर्श अनुपात तब कहलाता है जब वह 2:1 होता है। चालू अनुपात एक आदर्श अनुपात तभी होगा, अच्छा अनुपात तभी माना जाएगा जब वो 2:1 में होगा। कार्यशील पूंजी होती है वर्किंग कैपिटल का फार्मूला होता है चालू कैपिटल मतलब करेंट एसेट्स माइनस करेंट लायबिलिटीज, सीधी सी बात है। वर्किंग कैपिटल का फार्मूला होता है करेंट एसेट्स माइनस करेंट लायबिलिटीज। सकल लाभ अनुपात होता है, सकल लाभ अनुपात होता है, क्या होता है? ग्रॉस प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन नेट सेल्स, ग्रॉस प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन नेट सेल्स। क्लियर। बेचे गए माल का लागत मूल्य ज्ञात किया जा सकता है, बेचे गए माल का लागत मूल्य ज्ञात किया जा सकता है कुल विक्रय में से सकल लाभ को घटा करके, कुल विक्रय में से सकल लाभ को घटा करके। बेचे गए माल की लागत में से कौन सा औसत का भाग देने पर प्राप्त होता है? बेचे गए माल की लागत में से औसत का भाग देने पर क्या प्राप्त होगा? यानी कि स्टॉक टर्नओवर रेशियो, स्कंधावर्त अनुपात मतलब स्टॉक टर्नओवर रेशियो। चालू संपत्ति कौन सी है आपको पता है? चालू संपत्ति वही होती है जो साल में कई बार खरीदी जाती है और बेची जाती है, और वो है आपका स्टॉक, है ना, यानी माल। अनुपात विश्लेषण से आप क्या समझते हो? रेशियो एनालिसिस कहते हैं इसे इंग्लिश में। अनुपात विश्लेषण को इंग्लिश में बोलते हैं रेशियो एनालिसिस। क्या होता है ये बताता है वित्तीय विवरण के रेशियो को, क्योंकि ये आंकड़ों को कर देता है सरल, संक्षिप्त और इस प्रकार से बना देता है इसे समझने में होती है आसानी। तो रेशियो एनालिसिस क्या है? अगर इसको एक एग्जांपल के माध्यम से बताना चाहें कि जैसे कि अगर हम बात करें कि रेशियो एनालिसिस क्या होता है कि व्यापार में अगर लाभ हुआ है, हानि हुई है, एसेट्स होगी, लायबिलिटीज होगी, ठीक है ना। क्या होता है हम लोग क्या बनाते हैं? फाइनल अकाउंट्स में क्रेडिट बनाते हैं, पीएल बनाते हैं, बैलेंस शीट बनाते हैं। उनको अगर रेशियो में शो कर दिया जाए तो उसे रेशियो एनालिसिस कहेंगे, है ना। रेशियो में शो कर दिया जाए तो उसे रेशियो एनालिसिस कहेंगे। जैसे कि किसी व्यापार में मांग लेते हैं कि जो है मांग लेते हैं कि 30% जो होता है ग्रॉस प्रॉफिट होता है, 20% नेट प्रॉफिट होता है। तो इसका मतलब 30:20, 30:20 मतलब 3:2, तो जीपी और एनपी का रेशियो 3:2 है। एक रेशियो में व्यक्त कर दिया गया, समझने में आसानी होती है। क्लियर हो गया अनुपात विश्लेषण का महत्व। तरल अनुपात किसे कहते हैं कि भैया तरल अनुपात बताते हैं ना, दो चीजों में रिलेशन बताता है, एक तो लिक्विड एसेट्स और दूसरा करेंट दायित्व। लिक्विड एसेट्स और करेंट लायबिलिटीज, है ना, चालू दायित्व, करेंट लायबिलिटीज, इनमें बताता है रिलेशन। क्या बताता है? लिक्विड रेशियो। जबकि तरल संपत्तियों का मतलब क्या होता है? तरल संपत्तियों का मतलब होता है चालू संपत्तियां माइनस उसमें से स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंसेस को माइनस करना पड़ेगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 भी हम लोग समझ लेते हैं, हालांकि ये सवाल है और इसको हमने इम्पोर्टेंट नहीं लगाया, फिर भी हम लोग देख लेते हैं ताकि आपको कुछ इसका बेस मालूम हो। तो यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट की राशि पूछी जा रही है, सकल लाभ की राशि पूछी जा रही है। मार्क कर लीजिए, इस पे गेट भी कर लीजिए आप लोग। यहाँ पे औसत स्टॉक दे रखा है 80,000 रुपये का, स्टॉक आवर का अनुपात दे रखा है 6 गुना, और विक्रय मूल्य दे रखा है 25% लागत से ऊपर। तो स्टॉक टर्नओवर रेशियो का जो फार्मूला होता है वो क्या? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन एवरेज स्टॉक, ये आपको याद करना पड़ेगा। स्टॉक टर्नओवर रेशियो का फार्मूला होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन एवरेज रेशियो।
तो ऊपर क्वेश्चन में ये रखा है कि भाई स्टॉक टर्नओवर रेशियो 6 गुना है, तो स्टॉक टर्नओवर रेशियो की जगह पे आप 6 लिख लीजिए। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो ये रखा है आपको, औसत स्टॉक ये रखा है वो एक थाउजेंड का ये रखा है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकाल गए क्या? सकल लाभ राशि ज्ञात करो, ठीक है। क्यों औसत स्टॉक यानी एवरेज स्टॉक ये रखा है 1,000 नीचे में, तो 1,000 क्रॉस मल्टीप्लाई से 6 के साथ में चला जाएगा, तो 1,000 इंटू 6 करोगे 4,80,000 आ जाएगा, ठीक। अब इसमें कह रहा है 25% ऊपर है, तो 4,80,000 का 25% निकाल के उसमें प्लस कर देगा। 4,80,000 का 25% निकालोगे क्यों आ जाएगा 1,20,000 प्लस करके हो गया आ जाएगा 6 लाख, ठीक है ना। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर। दूसरा क्वेश्चन नंबर 5 जो कि हमने मार्क भी किया है इंपॉर्टेंट में, जरा उसको देख लेते हैं। और ये क्वेश्चन ये रखा है आपको कि ऋण समता अनुपात की गणना करो, ऋण समता अनुपात की गणना करो। तो यानी गैप के इक्विटी रेशियो की बात हो रही है, जबकि जो इंफॉर्मेशन दे रखी है हमें कुल परिसंपत्तियां दे रखी है 15 लाख रुपए की, चालू दायित्व दे रखे हैं 6 लाख रुपए के, और कुल हमें जो लोन दे रखे हैं वो दे रखे हैं 12 लाख रुपए के। तो गैप के इक्विटी रेशियो का फार्मूला क्या है? लॉन्ग टर्म लोन्स यानी कि गैप अपॉन इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड, लॉन्ग टर्म लोन अपॉन शेयर होल्डर फंड। तो लॉन्ग टर्म लोन कितना है? ये तो गे नहीं रखा है, गे रखा है टोटल लोन गे रखा है, मैं कुल ऋण के रखा है, तो उसमें से करेंट लायबिलिटीज को माइनस कर दीजिए। यानी लॉन्ग टर्म लोन इक्वल टू क्या हो जाएगा? टोटल गैप माइनस करेंट लायबिलिटीज, तो 12 लाख से 6 लाख माइनस करिए, 6 लाख का आ गया लॉन्ग टर्म लोन। शेयर होल्डर्स फंड निकाल लेते हैं हम लोग। इसका फार्मूला हो क्या है? टोटल एसेट्स माइनस टोटल गैप। तो टोटल एसेट्स के रखा है 15 लाख और गैप के रखा है 12 लाख, माइनस करके बचा आपका 3 लाख। अब फार्मूले में रख दीजिए, ठीक है ना। फार्मूला क्या कहता है? गैप, तो गैप का आपने निकाल लिया 6 लाख, वो रख दीजिए। अपॉन में इक्विटी आपने निकाल लिया शेयर होल्डर्स का फंड 3 लाख, वो रख दीजिए। काटिए पे किए तो सारे के सारे 0 0 कट जाएंगे, 5 0 नीचे 5 0 ऊपर कट जाएगा, 3 एकम 3 3 दूनी 6, यानी 2 अनुपात 1 इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर है सभी को? इसके बाद हमने बताया एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 7 में ये रखा है आपको विक्रय ये रखा है 6,70,000 रुपये का, विक्रय वापसी ये रखा है 20,000 रुपये का, और बेचे गए माल की लागत ये रखी है 4,60,000 रुपये। पूछा क्या जा रहा है? सकल लाभ अनुपात पूछा जा रहा है, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। सकल लाभ अनुपात मतलब ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। इसका फार्मूला हो क्या है? सकल लाभ गुणे 100 अपॉन शुद्ध विक्रय, ग्रॉस प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन नेट सेल्स। तो ग्रॉस प्रॉफिट तो गया नहीं है, क्यों निकालना पड़ेगा, है ना। तो सबसे पहले तो ग्रॉस प्रॉफिट निकालने के लिए हमें मालूम होना चाहिए नेट सेल्स। नेट सेल्स भी गया नहीं, वो भी निकालना पड़ेगा। तो नेट सेल्स का फार्मूला हो क्या है? टोटल सेल्स माइनस रिकर, टोटल सेल्स माइनस सेल्स रिकर। तो टोटल सेल्स ये रखा है 6,70,000 रुपये और रिकर ये रखा है 20,000 रुपये, माइनस कर दीजिए बचेगा 6,50,000 रुपये। ये आ गया नेट सेल्स। ग्रॉस प्रॉफिट आपको बताया हमने कि नेट सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, नेट सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो नेट सेल्स आपकी निकाली अभी ऊपर 6,50,000 रुपये, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आपकी गे रखी है क्वेश्चन में 4,60,000 रुपये, माइनस करिए बचेगा 1,90,000 रुपये। अब इसको फार्मूले में पुटअप कर दीजिए। फार्मूला क्या बताया? ग्रॉस प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन नेट सेल्स, है ना। तो ग्रॉस प्रॉफिट 1,90,000 इंटू 100 अपॉन नेट सेल्स, काट पिक लीजिए, आंसर निकल आएगा। क्लियर। एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, ध्यान दीजिएगा। हालांकि ये सभी क्वेश्चंस अगर आप देखोगे तो कभी भी नहीं आए हैं बोर्ड में, कभी भी नहीं आए हैं बोर्ड में। अगर कोई आया हो तो बता दो, बुक सामने है, कभी भी बोर्ड में नहीं आए। लेकिन बात वही होती है ना कि नॉलेज होना ज़रूरी है।
पता होना ज़रूरी है। जो कभी नहीं आया वो कभी अगर आ गया तब क्या करोगे, या किसी ने आपसे पूछ लिया तब क्या करोगे, है ना। कल को आपको छोटे भाई बहन आपसे पूछ लेंगे तब क्या करोगे, भाई इंटर पास हो, बता दो दीदी, बता दो भैया, बता दो, फिर क्या करोगे। समझ में आ रहा है ना। इसलिए नॉलेज होना ज़रूरी है। ठीक, तो एक बार देखेंगे ज़रूर हम लोग, और ध्यान से देखेंगे, इस तरह से देखेंगे कि कर सके उसको। ठीक है, तो दिए गए आंकड़ों के आधार पर गत 3 वर्षों के लिए स्कंद आवर्त अनुपात की गणना करो। स्टॉक टर्नओवर रेशियो की बात हो रही है, जबकि किंग वर्ष का दे रखा है 2020, 2021, 2022। बेचे गए माल की लागत दे रखी 20 लाख 13 साख और 12 साख, और औसत यानी कि एवरेज स्टॉक दे रखा है आपका 4 लाख 340 और 315। तो स्टॉक टर्नओवर रेशियो का फार्मूला आपको याद होना चाहिए बस, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आपको दे रखा है 20 लाख, और एवरेज इन्वेंट्री भी दे रखी भैया 4 लाख। ठीक है ना। का टॉपिक वाइज करो, जैसे 2020 का निकाला 2021 का भी निकाल लो, और 2022 का भी निकाल लो। क्लियर है, गुड। एक और क्वेश्चन शॉर्ट में, अध्ययन से इनका क्या संबंध स्थापित होता है, यानी स्टॉक टर्नओवर रेशियो क्या होता है, तो रहे कि आवर्त स्टॉक टर्नओवर रेशियो क्या होता है। इस अनुपात में रहकिया और बिक्री की लागत का संबंध निकाला जाता है। स्टॉक टर्नओवर रेशियो में क्या होता है, रहकिया और बिक्री की लागत का संबंध निकाला जाता है। क्योंकि बहुत ज़रूरी हो गया एक बिजनेस बैंक के लिए ये पता होगा कि भाई उसके बिजनेस में कितना स्टॉक बचा हुआ है, ठीक, और कितना स्टॉक बिजनेस में रहना चाहिए। बहुत ज़्यादा स्टॉक बिजनेस में है तो पैसा आपका फंसेगा, बहुत कम स्टॉक बिजनेस में होगा तो फिर ग्राहक आपका फंसेगा, क्योंकि आपको उस ग्राहक को माल नहीं मिलेगा, कहीं और चला जाएगा फिर के वो। तो ध्यान रखना होता है कि पैसा भी ना फंसे, पूंजी भी ना फंसे, और ग्राहक भी संतुष्ट रहे, इसलिए निकालिए स्टॉक टर्नओवर रेशियो। क्लियर। फिर दूसरा है आपका व्यापारिक प्राप्य के आवर्त। तो चूँकि व्यापारिक संस्थाओं में होता क्या है, एक होड़ सी लगी होती है, बिक्री बढ़ानी है, बिक्री बढ़ानी है, सेल्स बढ़ाना है, सेल्स बढ़ाना है। अब सेल्स बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ता है हम लोगों को, उधार माल भी बेचना पड़ता है। सेल्स बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ता है, उधार माल भी बेचना पड़ता है। तो जब माल को उधार बेचेंगे तो हमारे गैपकर्स भी बढ़ जाएंगे, ठीक। और जब गैपकर्स बढ़ेंगे, क्यों गैपकर्स, अब हम सबको उधार माल बेचेंगे, लेकिन कुछ ना कुछ तो हमको सिक्योरिटी चाहिए ना, गारंटी चाहिए ना। तो हम क्या बोलेंगे, भैया ऐसा बिल लिख करके के, तो फिर हमको बिल वगैरह भी प्राप्त होंगे। जब माल उधार बेच रहे हैं कि हमको बिल भी प्राप्त होंगे, होंगे में भी पेमेंट मिलेगा। तो जो बिल हमें प्राप्त होगा उससे हम लोग प्राप्त बिल कहते हैं, ठीक है ना। और प्राप्त बिल जितने भी मिलते हैं उनका पेमेंट समय समय पर होके रहना चाहिए। नहीं पेमेंट होगा तो फिर पैसा फंसेगा, ठीक है ना। और अगर पैसा फंसेगा तो आपको क्यों पैसे की जरूरत है, आपको क्या और माल खरीदना है, रॉ मटेरियल खरीदना है, तो आपका तो पैसा लगेगा ही लगेगा, फिर आपको शॉर्ट टर्म के लिए लोन लेना पड़ेगा, ठीक है ना। तो अब ये क्या बताता है, आवर्त प्राप्त के, ये जो आपका है व्यापारिक आवर्त प्राप्त के, यह बताता है कि देनदार से जो बकाया पैसा है वो कितने समय में प्राप्त हो रहा है, यानी शुद्ध बिक्री और फिर औसत देनदार के रिलेशन को ये बताता है। क्लियर। अगला है व्यापारिक देय आवर्त के, इसका उल्टा कर लो भैया। हम लोगों को माल बेचेंगे उधार तो हम भी किसी से खरीदेंगे उधार, और जिससे हम खरीदेंगे उधार उसको हमें देना पड़ेगा फिर बीपी, बिल्स पेबल, पेमेंट करना पड़ेगा उसको। अब उसको हम कितने समय में पेमेंट कर रहे हैं, ठीक है ना, उसके अनुपात को बताएगा व्यापारिक देय आवर्त। कार्यशील पूंजी आवर्त की बात करें, क्योंकि देखिए वर्किंग कैपिटल की बात करें, वर्किंग कैपिटल क्या हो कि हर एक व्यापारी अपने पास कुछ ना कुछ नगद पैसा जरूर रखता है जिससे कि वो बिजनेस को ऑपरेट करता है, जैसे हम लोग वर्किंग कैपिटल कहते हैं। वर्किंग कैपिटल अगर नहीं होगी तो फिर किसी भी बिजनेस को आप ऑपरेट नहीं कर सकते हो, ठीक है ना। तो बिजनेस के कुशल संचालन के लिए हमें वर्किंग कैपिटल की बहुत ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है, और इसके बारे में सही सही जानकारी होना भी आवश्यक होता है।
क्योंकि ये आपको बताएगा आपके व्यापार में कितना स्टॉक कितना है, गिफ्टर्स कितने हैं और इनका टर्नओवर किस प्रकार से चल रहा है। ये सामान्य होना चाहिए। वर्किंग कैपिटल वर्किंग टर्नओवर रेशियो, जो वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, वो एक नॉर्मल होना चाहिए, 1:1 का होना चाहिए। क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा है या बहुत कम है कि उसका मतलब ये है कि भाई पैसा बहुत ज़्यादा लग रहा है या फिर बहुत कम लग रहा है, वो अच्छा नहीं मांगा जाता है। अगला क्वेश्चन है अनुपात विश्लेषण के लाभ बताइए। अनुपात विश्लेषण के लाभ बताइए। तो पहला लाभ क्या होता है, अगर हम लोग रेशियो में बात करते हैं तो फिर अंक जो होते हैं वो शॉर्ट हो जाते हैं, है ना। जैसे गर्ल्स कितनी 30%, बॉयज़ कितनी 40%, 3 लड़कियाँ 4 लड़के 30% 40% बोल सकते हैं। 30% 40% अंक छोटे हो गए, समझने में आसानी होती है। उसी प्रकार से रेशियो होता है जो कि बताते हैं एसेट्स कितनी है, लायबिलिटीज कितनी है, वर्किंग कैपिटल कितनी है, कैपिटल्स कितने हैं, क्रेडिटर्स कितने हैं। अंकों को शॉर्ट कर दिया जाता है कि फिर उसको समझने में होती है आसानी। अलग अलग मदों को समझने में आसानी हो जाती है। मद मतलब वही कैपिटल्स, क्रेडिटर्स, वर्किंग कैपिटल। कार्यक्षमता पर नियंत्रण रखने में आसानी होती है। हम उसको प्रतिशत में कन्वर्ट कर लेते हैं तो इससे हमें ये भी ज्ञात हो जाता है कि लागत हमारी कहाँ पर जगह आ रही है कि भविष्य में उस पर हम कंट्रोल भी कर सकते हैं। अनुपात की सहायता से एक हम ये भी देख सकते हैं कि एक विश्लेषणकर्ता व्यक्ति विवरण की मदों के अंशों की संख्या तक कैसे पहुंच सकता है आसानी के साथ। ठीक है। अनुपात विश्लेषण को एक महत्वपूर्ण औजार भी माना जाता है क्योंकि व्यापार के संचालन में बहुत ही आवश्यक होता है। ये आपको कंफ्यूज होने से बचाता है। बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं, आपकी कंफ्यूजन को दूर करेगा। ये जो रेशियो एनालिसिस के नंबर होते हैं ना, ये मौन रह के भी बहुत कुछ बोल जाते हैं, मौन रह के भी बहुत कुछ बोल जाते हैं और व्यापार के सारे सीक्रेट्स को खोल करके रख देते हैं। ये बताते हैं कि बिक्री अभी कितनी है और वर्तमान में कितनी हो सकती है, भविष्य में कितनी हो सकती है। ये बताते हैं प्रॉफिट अभी कितना है, वर्तमान में कितना है, तो भविष्य में कितना हो सकता है। इसके बारे में ये व्याख्या करते हैं। क्लियर हो गया? ठीक है ना। तो इसकी वीडियो भी हमने रिकॉर्ड कर दी है। मेरे ख्याल से अभी और क्वेश्चन है, एक और क्वेश्चन है मेरे ख्याल से, लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है। अनुपात विश्लेषण के उद्देश्य बताइए। तो क्या उद्देश्य हैं? अभी तक हमने जितना कुछ पढ़ा हुआ है उसके आधार पर देखा जाए तो पहला आता है पूर्वानुमान करना। पूर्वानुमान यानी कि भविष्य का अनुमान लगाना, पहले से अनुमान लगाना क्या होने वाला है। जैसे हमने आपका रोल नंबर देख करके पहले से अनुमान लगा के बता दिया क्या होने वाला है। ठीक है ना। हाई स्कूल में भी बताया होगा, बताया क्या? जो बताया क्या वही हुआ होगा, हुआ क्या? इंटर में भी बता दिया, बताया जो बताया वही होगा। तो हाई स्कूल में हुआ तो इंटर में भी होगा। ठीक है ना। एक बच्चा भी पीछे से कह रहा है सर हमको नहीं बताया, हमने उसको नहीं बताया। चलो ठीक है, आपको भी बता देते हैं कि आपके ग्रीम्स पूरे होने वाले हैं। आपने जितनी पढ़ाई की है उससे ज़्यादा नंबर्स आपको मिलने वाले हैं। ठीक है ना। रिजल्ट आएगा और ये बात आपको पता चल जाएगी कि काबिलियत से ज़्यादा नंबर आपको मिलेंगे। ये बात रिजल्ट आने पे आप बताइएगा कि हमने सही बोला या गलत बोला। ठीक है ना। बस कंडीशन एक है सभी बच्चों के लिए, जो भी बोर्ड के बच्चे हैं मेरी बात को ध्यान से सुन लेंगे। हमेशा की तरह बोर्ड से पहले की जो क्लास होती है हमारी, ठीक है ना, जैसे हम हर साल हमेशा करते हैं, आप जब एग्ज़ाम देने जाओगे तो हम आपको बिल्कुल फौजी की तरह भेजेंगे, एक सोल्जर के तरीके से हर एक मोर्चे पर स्ट्रॉन्ग करके भेजेंगे। हम बताएंगे कि क्वेश्चन के आंसर को कैसे लिखना है, कितने टाइम पे लिखना है। तो जो एग्ज़ाम्स के पहले की स्पेशल क्लासेस होने वाली हैं उनमें एब्सेंट मत हो जाना। ये मत सोच लेंगे कि कोचिंग जाना टाइम वेस्ट करना है। ठीक है ना। हमें अपनी अभी इतना रिवाइज करना है, अभी हमें इतना याद करना है। 1 घंटे 2 घंटे के लिए बुलाएंगे, 24 घंटे में से 22 घंटे आपके 2 घंटे हमको देंगे, उसका रिजल्ट फिर आपको दिखाई देगा कि किस प्रकार से आपकी मार्कशीट में आपको अंतर दिखेगा। ठीक है ना। उसकी वजह होती है एक्सपीरियंस आपका जो सिर्फ 1 साल का होगा इंटर पढ़ते हुए, पर हमें इंटर पढ़ाते हुए ही 30 साल से ऊपर हो गया। ठीक है ना। तो ये अनुभव का फ़र्क आता है जो कि हम आपको बताएंगे कि किस तरह से आपको पेपर सॉल्व करना होगा।
है ना। और बाकी रिकॉर्ड की बात करें तो कितने परसेंट नंबर थे आपके हाई स्कूल में? 81% नंबर हाई स्कूल में थे। आपके कितने थे? 85% नंबर हाई स्कूल में थे। बाकी अब ज़्यादा बोलने की आवश्यकता नहीं है। बाकी सब बच्चे एक समान नहीं होते, ये भी ध्यान रखना है। 85% वाले भी होते हैं, क्यों 75% वाले भी होते हैं, 65% वाले भी होते हैं। गुरु एक ही होता है, नंबर अलग अलग आते हैं। क्यों? क्योंकि कोई हमारी बात को 100% फॉलो करता है और कोई हमारी बात को 90% फॉलो कर पाता है। कुछ तो ऐसे होते हैं कहते अरे सर तो भाषण दे रहे हैं, ठीक है ना। तो सबके रिजल्ट भी फिर उसी हिसाब से आते हैं, ठीक। 22 तारीख से क्लासेस एग्ज़ाम्स आपके शुरू हो रहे हैं। 19, 20, 21 हिंदी की स्पेशल क्लास है, सबको बहुत ध्यान से सुनना है। साल भर जो भी किया आपने मतलब नहीं, साल भर जो किया मतलब नहीं, संडे तक मतलब नहीं, मंडे से स्पेशल क्लास शुरू हो रही है। उस पर भी अगर ध्यान दोगे, जैसे हम बताएंगे वैसे करोगे, तो ऊपर वाले चाहेगा, क्योंकि टेंशन से नीचे नहीं आएगी, ठीक है ना, ये निश्चित है, ठीक। अगर आप कहना मांगोगे तो। समझ में आ रहा है प्रियांशु? साल भर घूम लिए तो घूम लिए, कुछ नहीं कहा हमने, किसी को कुछ नहीं कहा, बहुत प्यार से पढ़ाया सबको, ठीक। बट अब घूमना फिरना, दोस्ती यारी, शादी ब्याह सब बंद, हमेशा होता रहेगा, हर साल होता रहेगा, ज़िंदगी भर होता रहेगा। और ये बोर्ड एग्ज़ाम्स कभी नहीं होंगे लाइफ में इंटर के, ये सिर्फ इसी बार होंगे। पास करवा देंगे आप लोगों को, नंबर अच्छे आए बुरे आए वो आपकी किस्मत, आप जैसा लिखोगे उस पर पास सबको करा देंगे। बट नंबर बुरे आएंगे तो फिर आपको बुरा लगेगा, क्योंकि आगे फिर आपको एडमिशन नहीं मिलेगा, जॉब नहीं मिलेगी, दिक्कतें आएंगी। तो बेहतर है कि आप हमारा कहना मान लो, इसी में आपका होगा फायदा। क्लियर है सभी को? चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, और वो है अंकपात विश्लेषण के उद्देश्य। पहला उद्देश्य हो गया अनुमान लगाना। चूँकि अंकपात विश्लेषण ये बताता है कि किस प्रकार से हमें अंकों को संक्षिप्त कर लेना है, उनके ग्रुप्स बना लेंगे हैं, तो हमें पता चल जाएगा, आसानी से हम समझ सकते हैं बिजनेस के बारे में। कुशलता का मूल्यांकन कर सकते हैं कि हमारी जो फर्म है, हमारी फर्म के कर्मचारी कितनी कुशलता के साथ काम कर रहे हैं, चूँकि अगर प्रॉफिट बढ़ रहा है तो कुशलता है। और दूसरे फर्मों के साथ भी हम कंपेयर कर सकते हैं कि दूसरे फर्म जो टॉप की फर्म है उसके साथ में अपने आप को कंपेयर कर सकते हैं, अभी कितना स्कोप है। क्लियर? तीसरा है वित्तीय क्षमता का मूल्यांकन। हम ये भी देख सकते हैं कि हमारे पास मुद्रा कितनी है, पैसा कितना है, कितनी हमारे पास कितनी कैपेसिटी है लोन को पेमेंट करने की, हमारे पास कितनी कैपेसिटी है प्रॉफिट को अर्न करने की, हमारे पास कितनी लिक्विडिटी है, नगद पैसा लिक्विडिटी है। क्लियर? तरलता जिसे बोलते हैं। व्यवसाय की शोधन क्षमता का मूल्यांकन। शोधन क्षमता को कहते हैं पेमेंट कैपेसिटी, तो हमारे पास कितना पैसा है नगद के रूप में, जिससे कि हम अपने लोन्स का, अपनी लायबिलिटीज का पेमेंट कर सकते हैं। समन्वय। रेशियो एनालिसिस ये भी बताता है कि किस प्रकार से हम अपनी बिजनेस की जो भी एक्टिविटीज़ हैं उनमें एक कॉर्पोरेशन समन्वय को क्रिएट कर सकते हैं, है ना। फिर आता है सूचनाओं का संवहन। किस प्रकार से हम सूचनाओं का आदान प्रदान कर सकते हैं। सीधी सी बात है, रेशियो एनालिसिस बताएगा हमें कि हमें कहाँ पर कमियां हैं और वहाँ पर हम नियंत्रण कर सकते हैं, तुलनात्मक अध्ययन भी कर सकते हैं। क्लियर हो गया सभी को? ठीक। कि जो भी बच्चे इसको देखेंगे, वीडियो को देखेंगे, वो कमेंट्स में अपना नाम जरूर लिखेंगे, ताकि हमें ये मालूम हो कि कौन हमारी वीडियो को देख रहा है। क्लियर? इसी से पता चलेगा और इसी से आगे फ्यूचर में फिर आपके लिए वीडियो बनती रहेगी। क्लियर है ना?